हेलो फ्रेंड्स, तो करंट अफेयर के एक और विशेषांक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख है 16 सितंबर। आइए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर। और फ्रेंड्स, 15 सितंबर को मनाया गया इंजीनियर्स डे। तो क्यों मनाया जाता है? देखो, ये जो इंजीनियर्स डे होता है ये 15 सितंबर को भारत के महान इंजीनियर और भारत रत्न से सम्मानित सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस साल हम सर एम विश्वेश्वरैया जी की 160वीं जयंती मना रहे हैं। तो 2021 में उनकी 160वीं जयंती होगी। और अगर क्रम देखा जाए इंजीनियर डे का तो यह 53वां होगा। ठीक है, तो इंजीनियर्स डे का ये 53वां क्रम है। यह दिन उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। एम विश्वेश्वरैया जी को 1955 में, याद रखना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1955 में एक अच्छे इंजीनियर के तौर पर सम्मानित करने के लिए उन्हें भारत रत्न दिया गया था। तो प्रश्न आ सकता है कि एम विश्वेश्वरैया जी को भारत रत्न कब दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1955 में। तो फ्रेंड्स, इंजीनियर्स डे मनाकर विश्व के समस्त इंजीनियरों का सम्मान किया जाता है। और इस दिन को मनाने का लक्ष्य हमारे देश के जो युवा हैं उनको इंजीनियरिंग के पेशे के प्रति आकर्षित करना भी है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही महान विभूति थे सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी। ऐसी महान आत्मा को हमारा बारंबार प्रणाम। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं अब आज का डेली करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे अफ्रीकी खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गेस करो, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन ए, यानी कि इक्रिसैट, ICRISAT। इक्रिसैट मतलब इंटरनेशनल कॉर्प्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। कांग्रेचुलेसन टू द विनर ऑफ द अफ्रीका फूड प्राइज 2021। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इक्रिसैट का जो हेडक्वार्टर है, इंडियन हेडक्वार्टर, वो मिलेगा आपको हैदराबाद में। और इक्रिसैट के जो डीजी हैं, महानिदेशक, उनका नाम है जैकलिन डी आरोस ह्यूजेस। ये आपको याद नहीं रखना है, आपको बस ये याद रखना है कि इक्रिसैट को मिला है इस साल का अफ्रीकी खाद्य पुरस्कार। बस इतना ही आपको याद रखना है। और अगर प्रश्न आया कि इक्रिसैट का हेडक्वार्टर इंडिया में कहाँ है, तो उत्तर हो जाएगा इसका हैदराबाद। और इक्रिसैट एक गैर लाभकारी, गैर राजनैतिक, सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन है जो एशिया और उप सहारा अफ्रीका में विकास के लिए कृषि अनुसंधान करता है, जिसमें दुनिया भर में भागीदारों की एक विस्तृत श्रृंखला भी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका जो फुल फॉर्म, क्या नाम है इसका? इक्रिसैट। तो ये भी आपको याद रखना है, इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक एक किताब आई है। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। तो इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने। तो विकल्प सी इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और हाल ही में कई और भी किताबें रिलीज हुई हैं जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबों के नाम आपको बताते हैं, जैसे कि कुणाल बसु की एक किताब आई, इन एन आइडियल वर्ल्ड। इसके बाद इंडिया वर्सेज चाइना, वाई दे आर नॉट फ्रेंड्स, ये किताब लिखी गई है कांति वाजपेयी के द्वारा। द इंडिया स्टोरी नामक किताब लिखी गई विमल जालान के द्वारा। और हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, हाउ द अर्थ गॉट्स इट्स ब्यूटी नामक किताब लिखी गई है सुधा मूर्ति के द्वारा। द लिविंग माउंटेन नामक जो किताब है ये अमिताभ घोष की किताब है। और एक प्रश्न आपसे, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये किताब किसने लिखी है? कमेंट करके बताइए। और बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये किताब किसने लिखी है? जी हाँ, डेविड डियो की किताब है, फ्रांस के लेखक हैं और इसके लिए इनको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार भी दिया गया है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। जाने माने क्रिकेटर लसित मलिंगा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो लसित मलिंगा ये किस देश के खिलाड़ी हैं? उत्तर आपको जरूर पता होगा। आपको फैक्ट ये बताना था कि लसित मलिंगा अब क्रिकेट के किसी फॉर्मेट में आपको नज़र नहीं आएंगे। ये श्रीलंका के खिलाड़ी थे, एक श्रीलंकाई खिलाड़ी थे क्रिकेट के जाने माने खिलाड़ी। और बहुत सारे लोग जब ये पिच पर आते थे तो तालियां बजाते थे। फिलहाल फ्रेंड्स, श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा जो हैं ये मंगलवार को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा इन्होंने कर दी है। 38 साल के मलिंगा ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है। मलिंगा को ICC T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका की टीम में जगह नहीं मिली थी। इसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। और इन्होंने अपना जो अंतिम T20 मैच था वो मार्च 2020 में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ पल्लेकल में खेला था। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको और याद रखना है, क्या?
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का जो बैटिंग कोच है वो बनाया किसको? मैथ्यू हेटन को बनाया है। और अगला जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है ये कहाँ पर होगा? ये यूनाइटेड अरब अमीराट्स में होगा, ओमान में। कब होगा? 17 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में। और इसमें 45 मैच होंगे। पार्टिसिपेंट्स कितने होंगे? 16 होंगे। तो देखो फ्रेंड्स, एक सूचना आपके लिए है करंट अफेयर से संबंधित। करंट अफेयर का नोट्स अगर आपने बनाया था तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बनाया है तो आप करंट अफेयर का जो नोट्स हमारा नोट्स है इसकी मदद आप ले सकते हैं। और इसके लिए पूरा दिसंबर से लेकर अब तक यानी कि सितंबर के महीने तक की हर महीने की अलग अलग PDF आपको अवेलेबल करवा दी गई है। और दिसंबर से लेकर जुलाई तक का जो कंबाइंड PDF है ये भी उपलब्ध करवा दिया गया है। उसमें अगस्त को भी अब इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो इसको अगर डाउनलोड करना है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। आप आगे बढ़ते हैं। और सभी नए घरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर अनिवार्य करने वाला देश कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इंग्लैंड। देखिए फ्रेंड्स, इंग्लैंड एक ऐसा देश बन गया है जिसने ये टारगेट रखा है कि 2030 तक वहाँ पर, जिसको आप कहते हैं डीजल और पेट्रोल यानी कि जो जीवाश्म पर आधारित ईंधन है, तो उसके लिए जो व्हीकल होगा वो उपलब्ध नहीं होगा। यानी कि वहाँ पर जितनी भी व्हीकल्स होंगी वो सब इलेक्ट्रॉनिक पर और इलेक्ट्रिक पर आधारित हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जितने भी अब नए घर वहाँ पर बनेंगे वहाँ पर EV व्हीकल चार्जर को लगाना कंपलसरी कर दिया गया है। यानी कि कोई भी आ रहा है तो आराम से अपना व्हीकल वो चार्ज कर पाए और फिर अपना ट्रैवल वो कर पाए। तो यहाँ पर घर और कार्यालय EV चार्जर मैंडेट जो है 2022 से शुरू हो जाएगा। यानी कि 2022 से तो कंपलसरी हो जाएगा, अभी तो नए घरों में बात कही गई है। और रिपोर्ट में भी कहा गया है कि प्रस्ताव ब्रिटेन के 2030 में नए जीवाश्म ईंधन वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाने से पहले जो है जितने भी घर हैं वहाँ पर EV चार्जर्स लगाए जाएंगे। एक बात और ध्यान रखना फ्रेंड्स कि आने वाले समय में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेंगी और बहुत जल्दी आपको जो वाहन होंगे वो मुझे लगता है कि डीजल और पेट्रोल की जगह सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही अवेलेबल रहेंगे आपके लिए। और बिजली की जो व्यवस्था हो रही है, यानी कि जो सोलर एनर्जी का उपयोग हो रहा है, बढ़ रहा है, इसके चलते दो समस्याएं तो आपकी पूरी तरह सॉल्व हो जाएंगी। वो क्या है? एक तो जो है आपका डीजल और पेट्रोल से चलने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उसकी वजह से जो होने वाला प्रदूषण होता है, यानी कि प्रदूषण में बहुत अधिक कमी आ जाएगी। साथ ही साथ इन्वायरमेंट में जो नॉइज पोल्यूशन होता है, ध्वनि प्रदूषण, वो भी समाप्त हो जाएगा। और बिजली की समस्या तो नियर अबाउट समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अगर घर घर में सोलर एनर्जी वाला जो पैनल है वो लग गया तो काफ़ी हद तक राहत मिल जाएगी बिजली की कटौती से और बिजली से संबंधित दिक्कतों से। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर रखी है, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अभी हाल ही में अलीगढ़ में। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक बहुत ही जानी मानी विभूति थे। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मोरसान रियासत के राजा थे। जाट परिवार से निकले महेंद्र प्रताप सिंह लेखक और पत्रकार भी थे। पहले विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान जाकर उन्होंने भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाई थी। वह पहले निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति भी थे। तो याद रखना कि जो पहली बार निर्वासित सरकार बनाई गई थी उसके राष्ट्रपति खुद थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। 1 दिसंबर 1915 को राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अफगानिस्तान में पहली निर्वासित सरकार की घोषणा की थी। यानी कि अंग्रेजों के शासन के दौरान स्वतंत्र भारतीय सरकार की घोषणा। जो काम उन्होंने किया वही काम सुभाष चंद्र बोस ने भी किया था। लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह घोषित तौर पर कांग्रेस में नहीं रहे। उनके नाम पर ही PM मोदी ने मंगलवार को अलीगढ़ में एक विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने वृंदावन में प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की है। और प्रेम विद्यालय मौजूदा समय में वृंदावन पॉलिटेक्निक संस्थान के तौर पर उम्दा संस्थान के नाम पर जाना जाता है। 1932 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। हालांकि मिला नहीं था, लेकिन उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। कब? 1932 में। 1962 में मथुरा लोकसभा से चुनाव हारने के बाद वो सार्वजनिक जीवन में बहुत अधिक सक्रिय नहीं रहे। निधन उनका हुआ था 29 अप्रैल 1979 में। तो एक शॉर्ट और ब्रीफ स्टोरी आपके सामने। हाल ही में राजस्थान के किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो उत्तर हो जाएगा नेशनल हाईवे नंबर 925A पर। 925A। तो ये जो नेशनल हाईवे है 925A, ये पाकिस्तान सीमा के काफ़ी करीब है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने राजस्थान के बाड़मेर के सत्ता गंधौ खंड में राजकीय राजमार्ग 925 पर भारतीय वायुसेना के विमानों के लिए इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड को अभी गुरुवार को इसका उद्घाटन किया गया है। रक्षा मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि बाड़मेर के समान ही कुल
20 इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का देश भर में निर्माण किया जाएगा। तो कुल मिला के कितने बनेंगे ये इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड? 20 बनेंगे। तो एग्जाम में आ सकता है कि कुल मिला के कितने इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का देश भर में निर्माण किया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुल 20। केंद्रीय सड़क मंत्रालय के सहयोग से कई हेलीपैड भी बनाए जाएंगे और हमारे सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। और फ्रेंड्स, यह सुविधा भारतमाला परियोजना के तहत गगरिया बसाकर और सत्ता गंदोह खंड के नवविकसित 2 लेन पेव्ड शोल्डर का हिस्सा है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 196.97 किलोमीटर और इसकी लागत होगी कितनी? 765.52 करोड़ रुपए। पेव्ड शोल्डर क्या होता है? पेव्ड शोल्डर उस भाग को कहा जाता है जो राजमार्ग के उस हिस्से के पास हो जहां से वाहन नियमित रूप से गुजरते हों, उन्हें कहते हैं पेव्ड शोल्डर। किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 को लॉन्च किया है? तो उत्तर हो जाएगा इसका जल शक्ति मंत्रालय, यानी कि विकल्प सी इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 का शुभारंभ किया है। इसकी शुरुआत की गई है 9 सितंबर को और यह सर्वेक्षण देश भर में पेयजल और स्वच्छता विभाग DDWS के द्वारा किया जाएगा। भारत में स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत कब हुई थी? तो 2016 से हुई थी। इसके लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग मापदंड रखे गए। 20 अगस्त 2020 को, डेट याद रखना, 20 अगस्त 2020 को स्वच्छता सर्वेक्षण के 5वें संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, अब यहाँ पर देखो 2016 में पहला हुआ था तो 2020 में 5वां हुआ, 2021 का जो सर्वेक्षण होगा ये क्रम में 6ठा सर्वेक्षण होगा। तो 2020 का जो परिणाम आया उसमें लगातार चौथी बार इंदौर को देश के सबसे साफ शहर का खिताब मिला था। इससे पहले वह 2017, 18, 2019 में टॉप पर रहा था। वहीं दूसरे स्थान पर गुजरात का सूरत और तीसरे स्थान पर रहा था महाराष्ट्र का नवी मुंबई। पहले संस्करण में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला था कर्नाटक के मैसूर को, तो मैसूर जो है काफ़ी पीछे हो गया है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में छत्तीसगढ़ को देश का सबसे साफ राज्य चुना गया था। कुछ आंकड़े मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर थे, तो टॉप 5 जो शहर है सबसे स्वच्छ शहर, उसमें पहले स्थान पर है इंदौर, फिर आता है सूरत, फिर नवी मुंबई, विजयवाड़ा और फिर अहमदाबाद। और ऐसे शहर जिनकी आबादी 10 लाख से कम है तो उसमें पहले स्थान पर है अंबिकापुर, फिर मैसूर, फिर आता है नई दिल्ली, फिर आता है चंद्रपुर और फिर आता है खरगोन। ठीक है। और हाल ही में क्यूटार्क अन्नावरलेक द्वीप कहाँ पर खोजा गया है? अब ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही ज़रूरी है कि इसे आप याद रखें। क्यूटार्क अवन्नार लेक, तो ये अभी हाल ही में खोजा गया है ग्रीनलैंड में। ऑप्शन डी इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्यूटार्क अवन्नार लेक एक छोटा निर्जन और पहले से अज्ञात द्वीप था जिसे हाल ही में ग्रीनलैंड के तट पर खोजा गया है। ओडाक नामक द्वीप पर नमूने एकत्र करने के लिए एक अभियान के दौरान वैज्ञानिकों ने इसे संयोग से खोजा है। तो अभी तक जो ओडाक था इसे जो है पृथ्वी का सबसे उत्तरी भाग माना जाता था, लेकिन अब ये जो आ गया है क्यूटार्क अवन्नार लेक आइसलैंड, तो इसे माना जाएगा पृथ्वी का सबसे उत्तरी भाग। तो ये प्रश्न ऑटोमेटिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हालांकि क्यूटार्क अवन्नार लेक की जो माप है वो मात्र कितनी है? 60 × 30 मीटर, बहुत छोटा सा है, लेकिन फिर भी ये पृथ्वी का नया सबसे उत्तरी टुकड़ा बन गया है। ये बताओ कि सावंतसरी नामक त्यौहार कौन मनाता है? सावंतसरी नामक त्यौहार मनाते हैं श्वेतांबर संप्रदाय, यानी कि ये जैन धर्म के अंतर्गत आते हैं श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग मनाते हैं सावंतसरी त्यौहार। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये त्यौहार मैं बहुत ही अच्छा मानता हूँ, क्योंकि अगर आप अपने मन में किसी को माफ़ कर दें, किसी को क्षमा कर दें, और आप कोई गलती किए हैं, आपको लगता है कि आपने गलत किया था जाने अनजाने में, तो अगर आप किसी से माफ़ी मांग लें तो हमारा मन काफ़ी शांत हो जाता है, काफ़ी स्वच्छ हो जाता है। तो जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय द्वारा पर्युषण के अंतिम दिन मनाया जाता है इसे, और यह एक वार्षिक क्षमा दिवस के रूप में मनाया जाता है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन। और जैन सभी जीवों से जाने अनजाने में की गई अपनी गलतियों को क्षमा करते हैं और क्षमा मांग लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा त्यौहार मुझे ये लगता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जी हाँ, ऑप्शन सी, यानी कि छत्तीसगढ़। तो मिशन को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ ने भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद और सभी जिला कलेक्टरों के साथ एक अनुबंध पर साइन भी किया है। अब देखो ये बात यहाँ पर हो रही है छत्तीसगढ़ के बारे में, तो मैं आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताता हूँ। सबसे पहले तो आप जान लो कि छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है ये कहाँ पर है? ये रायपुर है। इसके बाद इसके जो सीएम हैं, क्या नाम है उनका? भूपेश बघेल हैं।
और गवर्नर कौन है? राज्यपाल। इनका नाम है अनसुईया उइके। स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर को हुई थी, 2000 में हुई थी। और कुल मिला के 32 ज़िले हैं, तो इसमें से 4 ज़िले नए हैं, उनके नाम ध्यान से सुन लो। मोहला, भानपुर, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति और मनेंद्रगढ़। तो ये 4 नए ज़िले बनाए गए हैं। बेसिकली बस इतना याद रखना कि छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 4 नए ज़िले बनाए गए हैं। अच्छा, दुधवा बांध भी आपको मिलेगा कहाँ पर? दुधवा बांध की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। दुधवा बांध मिलेगा आपको महानदी पर, धमतरी जिला, छत्तीसगढ़ में। इसके बाद कांगेर घाटी नेशनल पार्क है यहाँ पर। कांगेर घाटी नेशनल पार्क आपको मिलेगा कहाँ पर? ये एक जिला है बस्ता, वहाँ पर मिलेगा। इंद्रावती नामक एक नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा। ये कहाँ पर मिलेगा? ये मिलेगा आपको बीजापुर में। गुरु घासीदास नेशनल पार्क बैकुंठपुर में है। और गुरु घासीदास नेशनल पार्क को 53वां टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। तो 52वां था, राजस्थान में मिला। कौन सा था? रामगढ़ विषधारी। इसके बाद 53वां बन गया है यहाँ पर गुरु घासीदास नेशनल पार्क। और अचना कमार वन्यजीव अभयारण्य भी ये मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ में ही। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि क्विज नंबर 242 का आंसर क्या था। तो 47वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी? ये प्रश्न पूछा गया था। उत्तर था इसका ब्रिटेन। आप सभी के जवाब बिल्कुल सही रहे। और ये रहा आज का प्रश्न। बहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? और ये हैं आपके विकल्प। और हाँ फ्रेंड्स, आंसर आप लोग जरूर लिखा करो, क्योंकि आंसर लिखने से जो आंसर होता है वो आपके दिमाग में छप जाता है, एग्जाम में फिर आपसे गलत नहीं होगा। और प्रश्न में बेसिकली इसी के लिए पूछता भी हूँ कि कम से कम 1-2 प्रश्नों का उत्तर तो आप लिखा ही करें। तो कितने प्रश्न आपको याद हो गए? क्विज लगाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। क्विज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाती है, तो टेलीग्राम को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो स्टडी विज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च कर लीजिएगा। और करंट अफेयर की PDF के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।